जय हिंद एवरीवन। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स का चैप्टर 3 और इसका टाइटल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इट मींस इस चैप्टर में हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशंस पढ़ने हैं और लीनियर इक्वेशंस आप समझ रहे हैं ना? बताइए। लीनियर इक्वेशंस का मतलब ये हुआ कि इसमें इक्वेशन की डिग्री हमेशा 1 होगी। इट मींस पावर वाले इक्वेशंस इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किए जाएंगे। आगे द सेकंड थिंग इज दैट कि ये जो लीनियर इक्वेशंस है इनमें हमेशा 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। इसमें हमेशा 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होने का मतलब देखिए, या तो x y हो सकता है, या p q हो सकता है, या s t हो सकता है, या u v हो सकता है। इस तरह से कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन the second important point is that इस टाइप के इक्वेशंस में हमेशा 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे। और थर्ड फैक्ट विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि हमें हमेशा लीनियर इक्वेशंस पेयर में डिस्कस करना होगा, है ना? आप जानते हैं कि हमने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल क्लास 9th में भी डिस्कस किया है ना? लेकिन वहां इक्वेशंस सिंगल इक्वेशंस होता था, है ना? पेयर ऑफ इक्वेशंस नहीं होता था। इस चैप्टर में जब हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं यानी चैप्टर 3, तो हम हमेशा 3 बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात, इक्वेशंस हमेशा लीनियर होंगे, मतलब डिग्री ऑलवेज 1 होनी चाहिए। सेकंड फैक्ट कि हर इक्वेशंस में 2 वेरिएबल्स हमेशा प्रेजेंट होगा। और थर्ड पॉइंट दैट इक्वेशंस हमेशा पेयर में होंगे, है ना? चलिए समझते हैं, हम इसको डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। आइए अब देखिए, इस तरह का अगर कोई इक्वेशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know that the standard form of such pair of linear equations in 2 variable, है ना? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, है ना? एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। 2 इक्वेशंस होंगे, आप देख लीजिए। इसमें से जो पहले लिखा है उसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज करें, और जो बाद में लिखा है उसको इक्वेशन सेकंड सपोज करें। ऐसा समझने से हमें a1, b1 और c1 एंड a2, b2 और c2 ये समझना आसान हो जाएगा।
आप यहां देख रहे हैं कि ये जो 1 है A1 का या फिर B1 का या फिर C1 का, वो इसलिए है क्योंकि ये इक्वेशन फर्स्ट में है, और B2, A2 और C2 इसमें 2 क्यों है? क्योंकि ये इक्वेशन सेकंड में है ना? तो इट मींस फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट होगा वो A1 होगा, फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट होगा वो B1 होगा, और फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट है यानी जो टर्म x y से इंडिपेंडेंट है वो C1 होगा। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो A2 होगा, जो y का कोएफिशिएंट है वो B2 होगा, और जो कांस्टेंट है यानी जो टर्म x और y से इंडिपेंडेंट है वो C2 होगा, है ना? चलिए हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से पहले समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये कोई एग्जाम्पल है जिस पर हम A, B और C समझते हैं। पहले क्वेश्चंस आप देखेंगे, मोस्टली क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट पे होते हैं, है ना? इट मींस यहां हमें एक बात और समझ लेनी है, यहां हमें एक बात और समझ लेनी है। क्या? एक बात ये समझ लेनी है कि इक्वेशंस जो जनरली रिप्रेजेंट किए जाते हैं, है ना? इक्वेशंस जनरली जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं या आपको जो जनरली क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, कन्वीनियंट के लिए x और y यानी कि वेरिएबल वाला टर्म एक साइड करते हैं लेफ्ट साइड में, और जो कांस्टेंट है उसको हम दूसरे साइड शिफ्ट कर लेते हैं, है ना? जैसे यहां देखिए आप, ये A1x, B1y और C1 इधर होना चाहिए। इसी तरह से इसमें देखिए A2x, B2y प्लस C2, ये C2 इधर होना चाहिए। लेकिन मोस्टली इक्वेशंस ऐसे लिखे जाते हैं कि कांस्टेंट वाले टर्म एक साइड हो राइट साइड में, और वेरिएबल वाला टर्म्स लेफ्ट साइड में हो। तो आप इसको देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना? लेकिन जैसे हम इसको जनरली एक्सप्रेस करते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम इसको एक्सप्रेस करते हैं A1x प्लस B1y प्लस, सॉरी, ये C1 जो है इसको हम दूसरे साइड शिफ्ट करते हैं, है ना? और ये A2x प्लस B2y, और फिर दूसरा कांस्टेंट जो है उसको हम दूसरे साइड शिफ्ट कर देते हैं। जनरली तो इक्वेशंस ऐसे ही होते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो इक्वेशंस इस तरह के होते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिस्कस करेंगे, तब हम इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। आइए अब इसको अगर इससे कंपेयर कीजिए, है ना? ये नोट है, आप इसको समझ लीजिए। ध्यान रखिएगा कि जनरली हम इक्वेशंस को ऐसे ही लिखते हैं। अच्छा, चलिए
अब देखिए, अब ये जो इक्वेशंस हैं उसको आप, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर ये जनरल फॉर्म है, अभी फिलहाल हम इसको जनरल फॉर्म से ही कंपेयर करते हैं, है ना। तो ये जो जनरल फॉर्म है इससे अगर आप कंपेयर कीजिए तो आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो a1 है। अब यहां आप देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? हाँ 1 है ना। अच्छा, अब देखिए इसी फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो b1 है। तो यहां देखिए इसी फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है? 3 है, मतलब +3 है, लेकिन हम प्लस लिखते नहीं है। और इसी फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है उसको c1 से रिप्रेजेंट किया है। और आप बताइए यहां कि इस फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म क्या है? 6। इसलिए हम c1 को 6 से रिप्रेजेंट करें, 6 होगा ना। आइए अब जरा सेकंड इक्वेशन देख लीजिए, है ना। देखिए a2 क्या है? सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो a2 है। और यहां देखिए सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है। इट मींस a2 हो गया 2, है ना। अच्छा, अब देखिए b2 है क्या? बताइए, सेकंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो b2 है। तो यहां देखिए सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है? -3। इट मींस देखो बाबू यहां ये b1 होगा, है ना। आइए, अच्छा यहां देखिए फिर b2 क्या होगा बताइए? b2 होगा यहां -3। और c2 क्या होगा बोलिए? सेकंड इक्वेशन का जो कांस्टेंट है ना। अब देखिए तो सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट क्या है? 12। इस तरह से हम इक्वेशंस के a1, b1, c1 और a2, b2 और c2 का कॉन्सेप्ट पहले समझ लेना चाहिए हमें, ना, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस तरह से आप 2, 3, 4 प्रॉब्लम्स लेके और इस बात की प्रैक्टिस कीजिए पहले कि a1, b1, c1 और a2, b2 और c2, इस बात को आप अच्छे से समझते हैं कि नहीं। इसको प्रैक्टिस कीजिए, आंसर्स हैं बुक में, आप मैच कर लीजिए। और अगर किसी प्रॉब्लम में डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। आइए चलिए अब अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा। अब देखिए, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल इज गिवन, what are the different possibilities with this pair of equations? Obviously अगर कोई क्वेश्चन गिवन है तो इसके 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो क्वेश्चन बनेगा, सॉल्व होगा, या फिर वो इक्वेशन नहीं बनेगा, सॉल्व नहीं होगा। इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन तो नहीं है ना। किसी भी क्वेश्चन के लिए भाई या तो वो सॉल्व होगा या वो सॉल्व नहीं होगा। तो सिमिलरली यहां अगर इक्वेशंस गिवन है तो इनके साथ भी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, इनके साथ भी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या क्या बताइए? देखिए, या तो इस इक्वेशन का
सॉल्यूशन होगा, है ना? या फिर ये जो इक्वेशंस गिवन है उनके सॉल्यूशंस नहीं होंगे। अब तो इसको समझ लेना है एक फैक्ट कि अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है ऐसा कि उसका सॉल्यूशन होता है, उसका सॉल्यूशन अगर पॉसिबल हो, तो ऐसे इक्वेशंस को कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। ऐसे इक्वेशन को कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। और अगर कोई इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इस तरह से गिवन है कि उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वैसे इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। पहले एक ये भी पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। What do we mean by the term consistent equation and inconsistent equation? A pair of linear equation in two variable is called consistent if it has solutions, and if a pair of linear equations in two variable has no any solution, then such equations are called inconsistent equation, है ना? अब एक बार फिर से एक पॉइंट और है। देखिए ये यहां इस चैप्टर की एक और खास बात है कि अगर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है, इट मींस अगर इक्वेशंस ऐसे हैं जिसके सॉल्यूशंस होते हैं, तो फिर यहां दो पॉसिबिलिटीज अराइज होती है। कई बार इक्वेशंस ऐसे होते हैं जिनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब यहां यूनिक सॉल्यूशन से क्या मतलब है? यूनिक सॉल्यूशन से ये मतलब है कि फिर आप उस इक्वेशन को किसी भी मेथड से बनाएं और चाहे उसको कोई भी बनाए, आंसर सबका सेम होगा। आपने बनाया किसी और मेथड से और आइंस्टीन ने बनाया किसी और मेथड से, है ना? लेकिन अगर प्रोसेसिंग सही है, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है, तो फिर उसका आंसर हमेशा सेम होगा, कांस्टेंट होगा। दैट्स व्हाई द आंसर इज कॉल्ड यूनिक। और हमें ऐसे ही इक्वेशंस पढ़ने हैं। लेकिन कई बार इक्वेशंस ऐसे भी होते हैं जिनके सॉल्यूशन तो होंगे लेकिन यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे, उनके ढेर सारे सॉल्यूशन होंगे, है ना? हम कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ढेर सारे सॉल्यूशंस होंगे। अब आप ये बताइए कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तब तो हम ये समझ लेंगे, आप ये समझ लेंगे कि भैया आपने क्वेश्चंस कैसे बनाया, करेक्ट बनाया है या रॉन्ग बनाया है। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं बताइए, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर हम आंसर में उसका मैच करते हैं। अगर आंसर से मैच कर रहा है तो हम समझते हैं कि हाँ हमारा ये कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग सही है ना? अब अगर मेनी सॉल्यूशन वाले में हो तो इस टाइप की इक्वेशंस के तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो हो सकता है कि आपने जो बनाया हो, आपने किसी और मेथड को फॉलो किया हो तो आपका आंसर कुछ और आ जाए, किसी और ने कोई दूसरा मेथड फॉलो किया हो तो उसका आंसर कुछ और आ जाए, और बुक ने किसी तीसरे मेथड को फॉलो किया हो तो उसका आंसर कुछ और आ जाए, और तीनों सही हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में कंफ्यूजन्स बढ़ जाएंगे, है ना?
फिर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि भाई आपका रॉन्ग है या करेक्ट है। इसलिए इस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाले, इस टाइप के इक्वेशंस हमें क्लास 10th में डील नहीं करने हैं। हमें बस ये जान लेना है कि इस टाइप के सॉल्यूशन वाला इक्वेशन भी होता है। क्लास 10th में आपको ऐसे इक्वेशंस नहीं मिलेंगे जिसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हो, है ना। अब देखिए, वन मोर क्वेश्चन अराइजेस, एक और अच्छा क्वेश्चन आता है। सपोज कीजिए अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज गिवन। सपोज कीजिए यही इक्वेशन गिवन है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होने हैं या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने हैं, या फिर इसको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा? ये जानना जरूरी है। क्यों? सपोज कीजिए आपने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और आपको लगा कि हाँ भाई आपने इस टाइप के प्रॉब्लम्स सीख लिए ना, और फिर आपने, अगर सर ने पूछा या आपके किसी सीनियर ने पूछा कि बताओ बाबू ये वाला एक्सरसाइज पढ़ लिए, आपने कहा हाँ भैया पढ़ लिए या हाँ सर पढ़ लिए, तो बस उन्होंने आपको एक टेस्ट करने के लिए इस टाइप का कोई इनकंसिस्टेंट पेयर दे दिया। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऑब्वियसली क्वेश्चन ही ऐसा है कि इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। और आप क्वेश्चन को सॉल्व किए जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो फिर आपको बार बार लगेगा कि कहां मिस्टेक हो रहा है, कहां गलती कर रहे हैं, इतनी पढ़ी है इसकी, इतनी इतनी इसकी पढ़ाई की है, इतनी प्रैक्टिस की है इसकी, लेकिन ये क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे डायलेमा से बचाने के लिए हमें ये समझना होगा कि कब किसी इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, कब किसी इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, और कब किसी कंडीशन के कोई सॉल्यूशन नहीं होते। और ये जानना भी बहुत जरूरी है और इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, अगर कोई इक्वेशन फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर a1 by a2 इसका रेशियो b1 by b2 के इक्वल नहीं आए, है ना। अगर a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल ना हो, तो इससे दो बातें आप समझिए। पहली बात कि फिर हमें c1 by c2 की तरफ जाना ही नहीं है, और दूसरी बात कि इस तरह के केसेस में यूनिक सॉल्यूशन होता है। इट मींस क्वेश्चन को कोई भी बनाए और किसी भी मेथड से बनाए, अगर प्रोसेस और कैलकुलेशन करेक्ट है तो सबका आंसर सेम आना चाहिए। अच्छा, अब ये सपोज कीजिए कि हमने a1 by a2 कैलकुलेट किया और b1 by b2 भी कैलकुलेट किया, है ना। तो अगर इक्वल नहीं आ रहा हो तब तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, लेकिन अगर a1 by a2 और b1 by b2 के इक्वल आ जाए तब हम c1 by c2 की तरफ चलेंगे, है ना। और अगर c1 by c2 भी इक्वल हो जाए, इट मींस अगर ये तीनों इक्वल हो जाए, a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2, वैसे कंडीशन में इस इक्वेशन के मेनी सॉल्यूशन होते हैं, है ना। और कहीं आपने a1 by a2 फाइंड किया, b1 by b2 फाइंड किया,
दोनों तो इक्वल आ गए, लेकिन जब आप C1/C2 फाइंड कर रहे हैं तो ये इन दोनों के इक्वल नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो समझिए फिर वो नो सॉल्यूशंस वाले इक्वेशन है, मतलब वैसे इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसलिए वैसे इक्वेशन को सॉल्व करने में अपना टाइम और अपनी एनर्जी दोनों खराब करने की जरूरत नहीं है ना। और अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, हालांकि हम ग्राफिकल मेथड लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये ध्यान रखिएगा कि जो यूनिक सॉल्यूशन वाला ग्राफ होता है ना, जो यूनिक सॉल्यूशन वाला ग्राफ होता है वो ऐसा होता है कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। इट मींस यूनिक सॉल्यूशन वाला जो ग्राफ होता है उसका लाइन कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, है ना। और जहां ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है वहां आप ग्राफ को देखिए कि x कोऑर्डिनेट क्या है, और फिर वहां आप ऑब्जर्व कर लीजिए कि y कोऑर्डिनेट क्या है। जो x कोऑर्डिनेट है वो x की वैल्यू और जो y कोऑर्डिनेट है वो y की वैल्यू। इस तरह से ग्राफिकल कंडीशन से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए फिर हम जब एक स्पेशल क्लास में ग्राफिकल इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना सीखेंगे तब वहां एक बार फिर से हम इस कॉन्सेप्ट को एक्टिव करेंगे। अच्छा, सेकंड, अगर किसी इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है ना, अगर किसी इक्वेशंस के अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सॉल्यूशन इक्वेशन तो दो है लेकिन जब आप दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सेम लाइन आएगा। इट मींस कोइंसिडेंट लाइन आएगा। दो इक्वेशन, दो ग्राफ, लेकिन दोनों ग्राफ एक दूसरे पर लाई करेंगे। तब सपोज कीजिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और उन दोनों इक्वेशन के लिए सिर्फ एक ही ग्राफ गिवन है, तो आप समझ लीजिए कि फिर वो कंडीशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का है। और अगर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है, इट मींस अगर इस इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा हम कैसे समझेंगे? ऐसे कंडीशन में जो ग्राफ होता है वो दो लाइन तो ऑब्टेन होगा लेकिन दोनों लाइन पैरेलल मिलेगा, है ना। इस तरह से हम ग्राफ ऑब्जर्व करके भी नेचर ऑफ इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर दो इक्वेशंस का ग्राफ गिवन है और वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मींस समझिए यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन है। अगर दो इक्वेशन का ग्राफ है लेकिन सिंगल लाइन है, इसकी तरह कोइंसिडेंट लाइंस है, तो इट मींस वो मेनी सॉल्यूशन वाला ग्राफ है। और अगर दो इक्वेशंस के ग्राफ इस तरह से हैं कि वो पैरेलल हो, तब आप समझिए कि वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन वाला ग्राफ है। इट मींस वैसे इक्वेशन के कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे, है ना। इस बात को एक बार फिर से हम एक्टिव करेंगे जब हम ग्राफिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा अननोन वेरिएबल, अननोन फाइंड करने वाले केसेस में भी हम इसको एक बार फिर से एक्टिव करेंगे।
यहां हमने इसको लेटेंट कर दिया है ग्राफिकल अप्रोच को। सिर्फ हम ये ध्यान रखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, when a1 by a2 not equals to b1 by b2, it means unique solution exists. If a1 by a2 equals to b1 by b2, तब ही आपको c1 by c2 फाइंड करना है। और अगर c1 by c2 भी इक्वल हो गया, इट मींस मेनी सॉल्यूशंस होगा। और अगर a1 by a2 b1 by b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1 by c2 इसके इक्वल नहीं आ रहा है, इट मींस ऐसे कंडीशन में इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, ऑब्वियसली उसको तो सॉल्व भी नहीं करना है। और जिसका मेनी सॉल्यूशन होगा, अभी आपको बताया है कि इस टाइप के इक्वेशंस भी हमें नहीं पढ़ने हैं। इट मींस हमारे लिए सिर्फ एक टाइप ये बना हुआ है, हमें सिर्फ वैसे इक्वेशंस सॉल्व करने होंगे और वैसे कंडीशंस को डील करना होगा जिनमें यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन है। अब हम वन बाय वन इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 4-5 डिफरेंट मेथड्स हैं, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 4-5 डिफरेंट मेथड्स हैं। हम इसको सीखेंगे वन बाय वन, एक्सरसाइज वाइज इसको नहीं सीखेंगे, इसको मेथड वाइज सीखेंगे, है ना। अब जैसे फर्स्ट मेथड है जो सबसे इजी है और सबसे ज्यादा यूज होता है, मतलब मोस्टली यूज्ड मेथड and the easiest method which is known as elimination method. हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि एलिमिनेशन मेथड कैसे वर्क करता है। फिर सेकंड, हम इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी डिस्कस करेंगे, है ना। फिर इक्वेशन के लिए हम ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे। नहीं, ग्राफिकल मेथड तो लास्ट में पढ़ेंगे, है ना। फिर हम इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। और फिर फाइनली हम इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे। ये 4 डिफरेंट मेथड्स हमें सीखने हैं। तो जिसमें ये वाला ग्राफिकल है, इसलिए इसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं, और ये जो 3 बाकी के रेस्ट मेथड्स हैं, इनको हम अलजेब्रिक मेथड भी कहते हैं, ना। हम इन चारों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक और मेथड है, हम उसको भी यहां डिस्कस करेंगे। और फिर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे और उन पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स कैटेगरी वाइज, टाइप वाइज भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस ही हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये सारे एपिसोड्स वन बाय वन स्टार्ट होंगे। और सबसे अच्छी बात एक क्या है, that there are 4 different methods। इसमें से एक इस ग्राफिकल मेथड को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है ना। तो ये मेथड तो एग्जामिनेशन में इससे 1 क्वेश्चन
4 मार्क्स का एकदम श्योर पूछता है, तो ये तो कंफर्म क्वेश्चन है ना? ये हमें सीखना ही पड़ेगा। और इसके अलावा ये जो रेस्ट ऑफ 3 मेथड्स है, इस तीनों को भी हम बहुत ध्यान से सीखेंगे। लेकिन अगर इस तीनों में से किसी भी एक मेथड को हम बहुत अच्छे से सीख ले तो भी हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, सॉल्व भी करना होता है, बट जनरली बोर्ड एग्जामिनेशन ये प्रेफर नहीं करता कि आप क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व कीजिए। आपके इंटरनल एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं, बट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अगर वो क्वेश्चन देते हैं बोर्ड वाले, तो फिर वो सिंपल मेथड आपके ऊपर छोड़ देते हैं। और ऐसे कंडीशन में किसी भी एक मेथड पर स्ट्रॉन्ग कमांड जो है वो ज्यादा अच्छा है। वैसे हम तीनों मेथड पढ़ेंगे बारी बारी से, सीखना है, समझना है और खूब अच्छे से समझना है ना? चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। नेक्स्ट क्लास में हम एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करेंगे। टिल देन, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।